गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग आप लोगों के इंटरमीडिएट क्लास का पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में? काव्य। तो सबसे पहले हम काव्य किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो छंदोबद्ध एवं लयात्मक रचना को काव्य कहते हैं, जो श्रोता या पाठक के मन को आनंद प्रदान करे तो हम उसे काव्य कहते हैं। छंदोबद्ध का मतलब आप पढ़ेंगे कि छंद क्या है। छंद पढ़ाया गया होगा, यानी लय तुक यति आदि गति के नियमबद्ध पद्य रचना को हम छंद कहते हैं। तो उस छंद से बधी हुई हो। और कविता में क्या होना चाहिए? लय। तो लय का मतलब उसे गेय हो, इसका मतलब है कि वो गाया ही जा सके। ऐसी रचना को काव्य कहते हैं। और इसके साथ ही छंदबद्ध और लय होने के साथ साथ श्रोता या सुनने वाला या पाठक पढ़ने वाले के मन को क्या आनंद प्रदान करे। फिर इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ हमने ऑलरेडी लिख दिया है तो हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। काव्य साहित्य का विकास। इसके बीच में हम लोग अभी पढ़ेंगे काव्य के भेद। इसका मतलब ये हुआ कि काव्य के भेद अभी हम पढ़ते हैं। तो भेद हम लोग थोड़ा सा अभी इसको देख लेते हैं, फिर भेद पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य को विकास। हिंदी साहित्य का विकास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। हिंदी साहित्य का विकास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास पूरे इतिहास में गारसा द तासी, ये एक नाम है। गारसा द तासी फ्रेंच भाषा में लिखा था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लितरे व्यूतूर एंदुई हिंदुस्तानी। ये आप अच्छे से देख रहे होंगे। ये है इस्तवार द ला लितरे व्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, इस नाम से उन्होंने ग्रंथ लिखा था। और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये सबसे पहला ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया गया है इसमें। इसके पहले हिंदी साहित्य के बारे में कोई इतिहास नहीं लिखा गया था। और इनके क्रम को बढ़ाते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था, फिर मिश्र बंधु ने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। आपके लिए जो इंटरबेस है तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों की आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके बारे में और आगे आप पढ़ेंगे। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था वो हिंदी साहित्य का विकास, इस टाइप से। लेकिन हमारा केवल इतना मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो लिखा उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा 1929 ईस्वी में। हम लोग अपनी बुक में मीन्स इंटर की बुक में जो भी पढ़ते हैं वो इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ सारी रचनाओं को पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इतना देखा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा काव्य के भेद देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। तो काव्य के भेद, हमको इसी पे काव्य के भेद पढ़ाना चाहिए था। और यहाँ हम थोड़ा सा आपको वो, चूँकि ऑलरेडी हमने उसको लिख लिया था इसलिए मुझे आपको यहाँ खैर। तो ये हो गया भेद। भेद का मतलब हुआ काव्य के भेद। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? तो काव्य के दो भेद, एक होता है श्रव्य काव्य और एक होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब होता है जिसे हम सुनते हैं, जैसे इसमें कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, कविता हो गया, यानी कविता, कहानी, उपन्यास आदि। और ये दृश्य काव्य क्या होता है? नाटक, एकांकी आदि, यानी इसको हम नाटक हो गया, एकांकी हो गया, इन सभी चीज़ों को, इनको हम देख करके आनंद प्राप्त करते हैं। और इन श्रव्य काव्यों को हम सुन करके आनंद प्राप्त करते हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं बच्चों, एक होता है प्रबंध काव्य होता है और एक होता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य, तो एक हो गया प्रबंध काव्य और दूसरा हो गया मुक्तक काव्य। फिर यहाँ बच्चों मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं। एक होता है महाकाव्य, वो हाँ प्रबंध काव्य, और मुक्तक काव्य हो गया। तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक हो गया महाकाव्य और दूसरा हो गया खंड काव्य।
इस तरह से। तो इसके बाद हम देखते हैं कि महाकाव्य, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे कि जिससे लर्न हो जाए। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका है महाकाव्य हमने लिखा था, तो महाकाव्य में कौन कौन से आते हैं, उसे हमें कैसे याद करना है देख लीजिए। आपको केवल इतना याद कर लेना है, प्रिय का परसा उर्वशी। हम लोग आमतौर पे बोलते हैं ऐसा सेंटेंस, प्रिय का परसा उर्वशी। तो ये महाकाव्य में प्रिय का मतलब हो गया प्रिय प्रवास, ये अक्सर आपसे पूछा जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। का से हो गया कामायनी बच्चों, कामायनी किसने लिखा है? प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, आप याद कर लीजिएगा। पा से मतलब हो गया पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत को किसने लिखा है? जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें आप जयशंकर लिख लीजिएगा, नहीं तो पता चला केवल प्रसाद में ही रह जाए। र से हो गया रामचरित मानस, रामचरित मानस, इसको किसने लिखा है? आप लोग खुद इसको सर्च कर लीजिए, वैसे अच्छी बात है कि सब लोग जानते होंगे। तो साकेत, साकेत को किसने लिखा है? मैथिली शरण। चलिए इसको कुछ लोग न जानते हो बच्चों, इसलिए बता देते हैं, तुलसीदास इसको लिखे हैं। साकेत को मैथिली शरण ने लिखा है, गुप्त। और उर्वशी किसने लिखा है? तो ये है उर्वशी दिन में राम से मिली थी, उर्वशी दिन में राम से मिली थी, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आप ऐसे इसको लर्न कर लीजिएगा कि उर्वशी दिन में राम से मिली, तो राम के अंदर भी धार आ गई थी, तो रामधारी सिंह दिनकर। ये आपका इतना हो गया, दिनकर इनकी उपाधि थी बच्चों। ये इतने आपके आते हैं महाकाव्य में। और ये आपका हो गया रंग में भंग, रंग में भंग, ये मैथिली शरण गुप्त का है। ये आपका खंड काव्य है, क्या है ये? खंड काव्य। तो रंग में भंग मैथिली, मैथिली ने रंग में भंग कर दिया, ठीक है, या मेथी डाल के रंग में भंग कर दिया, सर लोग पढ़ाते थे ऐसा हमारे। और इसके बाद है, इसमें आपका आता है श्याम नारायण पांडे का एक हल्दी घाटी आता है, हल्दी घाटी। और इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का आता है झांसी की रानी। तो ये इतने जो हैं आपके काव्य में, महाकाव्य और खंड काव्य हो गए। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य नहीं है, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, मैंने आपको बताया था कि ग्रियर्सन मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल। तो एक्चुअल में हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है बच्चों, काल विभाजन, इसके विभाजन में हमेशा से ही विवाद रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्वीकार किया गया वो शुक्ल जी का, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, हमने बताया हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सबसे ज़्यादा इसी का मान्य हुआ है। इनके हिसाब से देखिए, हम चर्चा करते हैं कि काल विभाजन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आता है आपका आदिकाल, आदिकाल। तो ये कितना है? 1050 से और 1375। इसमें आपको क्या लिख देना है? विक्रम संवत, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका भक्ति काल, आदिकाल, भक्ति काल। इसको आप कोष्टक में यहाँ लिख लीजिएगा। आदिकाल का ये वीर गाथा काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल। और फिर इसके बाद है आपका भक्ति काल। भक्ति काल का क्या कहते हैं? यानी पूर्व मध्य काल, यहाँ हमें लिखना चाहिए था। ये है आपका पूर्व मध्य काल।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, भक्ति काल। और इसका समय क्या है, तो 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत, ये है 1700 विक्रम संवत। फिर इसके बाद है उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद है आधुनिक काल। इस आधुनिक काल को हम कैसे जानते हैं, गद्य काल। ठीक है, अब इनका भी हम समय देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 1700 से 1900, ध्यान दीजिएगा विक्रम संवत लगाना आप नहीं भूलिएगा। और ये 1900 से आपका हो गया अब तक। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे ये 1000 आपका 50 हो गया बच्चों, तो ये आपका क्या है, विक्रम संवत। अगर हम इसमें 57 साल घटा देते हैं तो वो आपका हो जाता है ईसवी सन। क्या होता है, ईसवी सन, ईसवी या सन हो जाता है। तो 10 में से 7 गए 3, 15 यहाँ बचेगा, 4 बचेगा, 14 में से 5 गए 9, यहाँ 10 था तो यहाँ हो गया 9। इसका मतलब 993 ईस्वी से ऐसे 1375 में आप 57 घटा दीजिएगा तो वो भी आ जाएगा। खैर, अब हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे सीधे आदिकाल की। हम लोग टाइमिंग जान लिए इसके बारे में, काव्य महाकाव्य जान लिए, और 2-4 मिनट में हम आपको और पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बच्चों कोई देखता नहीं है, तो इसलिए 15-20 मिनट हम आपको पढ़ाया करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक वीडियो हम डेली डाल दिया करें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आदिकाल। आदिकाल, तो आदिकाल का समय हम जानते हैं 1050 से और 1375 विक्रम संवत, यहाँ तक हो गया इसका समय। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका नामकरण। तो नामकरण में हम लोग देखते हैं नामकरण। तो नामकरण में आप देख लीजिएगा, सबसे पहले इसको सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। सिद्ध सामंत काल इसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन। फिर उसके बाद है आपका प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने। और इसके बाद फिर आपका आता है संधि या चारण काल। संधि या चारण काल, संधि या चारण काल किसने कहा है, राम कुमार वर्मा। यद्यपि आपके कोर्स में ये ज़्यादा नहीं है, आपको हम बहुत कम ऐसे शार्ट में बता दे रहे हैं। और स्वयं जो आदिकाल नाम है, आदिकाल, तो इसको स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और इसका नाम जो वीर गाथा काल है, तो इसको कहा है आचार्य शुक्ल जी। तो ये आपका हो गया नामकरण। अब इसके हम प्रमुख कवि देख लेते हैं। तो इसमें आप मेन पहले ये जान लीजिए कि अधिकांश विद्वान जो है हिंदी का प्रथम कवि सराफा को मानते हैं। आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि हम ऐसा लिख सकते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि कौन, सराफा। और इसको मानता कौन है, राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं कि ये हिंदी के पहले कवि थे। अब इसमें हम मेन, और इनमें विद्यापति जी भी आते हैं, विद्यापति की रचनाएं आती हैं। और ये सराफा का काल जो था समय 769 ईस्वी। 769 का मतलब हम कह सकते हैं 8वीं सदी। अगर ये 750 या उसके बाद है, 750 के नीचे है जैसे 49, तो हम कह सकते हैं
कि सातवीं का पूर्वार्ध, अगर ये सातवीं 750 के बाद है 51, 52, 53, तो हम कह सकते हैं सातवीं सदी का उत्तरार्ध मतलब 8वीं सदी। इतना हिंदी में ऐसा होता है। अब इसके बाद हम लोग इसमें कुछ और इस काल की प्रमुख प्रमुख रचनाएं देखते हैं। ये तो हो गया आपका नामकरण। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं आप देख लीजिए, ऐसे आप याद रखिएगा। खु द पा च पर बस, तो पर जग बस नर। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा देख लीजिए। खो तो खुमार रासो, दा दलपति विजय, ये आपका दलपति विजय लेखक हो गए। और फिर उसके बाद है आपका पा, तो हो गया पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये चा से हो गया चंदवरदाई। पर तो हो गया परमाल रासो, परमाल रासो। इसी को हम आल्हा खंड भी इस नाम से जानते हैं, आल्हा खंड। और किसने लिखा है? जगनिक। और बस का मतलब हो गया बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। और इसको किसने लिखा है? नरपति नाल। तो ये इस तरह से हो गया। एक और है, इसमें आता है अब्दुल रहमान संदेश रासक। तो ये रचना का नाम हो गया संदेश रासक। किसने लिखा है? अब्दुल रहमान। एक रचना और देख लीजिए, विजय पाल रासो। ये है विजय पाल रासो। इसको किसने लिखा है? नल सिंह, नल सिंह। तो इस तरह से हमने देखा आदिकाल के बारे में। आदिकाल के आगे हम लोग कल पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य बच्चों। आज के लिए हम आपको इतना ही, कल से हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसमें सिद्ध साहित्य हो गया, जैसे ये सिद्ध साहित्य। फिर उसके बाद नाथ साहित्य है, फिर जैन है, जैन साहित्य, फिर रासो साहित्य, और उसके बाद लौकिक साहित्य। कल इतना हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे इतनी चीज़ें, यानी सिद्ध साहित्य, फिर उसके बाद सिद्ध है, फिर जैन है, नाथ है, ऐसे सिद्ध है, जैन है, नाथ है, रासो। ये तो आज के लिए इतना ही बच्चों। और कमेंट में आप दीजिएगा कि आपका ये वीडियो जो हमने आपको पढ़ाया कैसा रहा। इसी के साथ थैंक यू क्लास, गुड नाइट।